Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Numan Askar, your biology expert. Today's topic is sliding filament model. Sliding filament model was proposed by H. F. Huxley and A. F. Huxley. तो अब इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले है टी ट्यूब्यूल्स, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज devoid of ribosome. It is the SER with no ribosomes present, and it is basically the calcium reservoir. जो कैल्शियम आइंस हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये कैल्शियम रिजर्वायर के तौर पे काम करता है। द सेकेंड वन इज द टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स जैसा कि आपको डायग्राम में यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, जो टी ट्यूब्यूल्स हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द पेनिट्रेशन ऑफ सार्कोलीमा। तो जो सार्कोलीमा है पेनिट्रेट करती है डीप इनटू सेल टू फॉर्म हॉलो इलोंगेटेड ट्यूब जिसको हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं। और फिर होता है टी सिस्टम। टी सिस्टम इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ टी ट्यूब्यूल्स को कहते हैं। सो एज यू कैन सी इन द डायग्राम हेयर द टी ट्यूब्यूल्स एंड द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेंशन। और जो इसमें एक और टर्मिनोलॉजी मेंशन है जो हम यहाँ पे मैं अब मेंशन करने लगा हूँ, दैट इज ट्राइएड। ट्राइएड इज व्हाट? तो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ट्राइएड है दैट इज बेसिकली द कम्बिनेशन ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द टी ट्यूब्यूल। सो जो अगर हम इसको कीनली देखें तो ट्राइएड क्या है? दैट इज द टी ट्यूब्यूल प्लस टर्मिनल सिस्टर्नी ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टर्मिनल सिस्टर्नी है वो ट्राइएड बना रहा है, यानी कि तीनों मिलकर जो आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ट्राइएड जो है वो फॉर्म हुआ है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टी ट्यूब्यूल एंड देन अगेन द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो नेक्स्ट इज द मोटर यूनिट। ऑल फाइबर्स स्टिमुलेटेड बाय सिंगल मोटर न्यूरॉन, इसको कहते हैं मोटर यूनिट। और वो तमाम फाइबर जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट भी साइमल्टेनियसली होंगे, इकट्ठे होंगे इन रिस्पॉन्स टू दी एक्शन पोटेंशियल। यानी कि जब नर्व इम्पल्स आएगी मोटर न्यूरॉन से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो उस वक्त ये जो तमाम फाइबर जो स्टिमुलेट करेंगे इसको मोटर यूनिट कहते हैं कलेक्टिवली। ऑल और नन प्रिंसिपल क्या है? ऑल फाइब्रिल जो हैं इन अ मसल फाइबर वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे एट वंस, और इसकी जो डिग्री है कॉन्ट्रैक्शन की ये डिपेंड करती है अपॉन नंबर ऑफ मसल फाइबर्स पार्टिसिपेट इन द कॉन्ट्रैक्शन। ये कितने मसल फाइबर्स ने पार्टिसिपेट किया है मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो वो डिग्री ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी उस नंबर ऑफ मसल फाइबर्स पे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द कॉन्ट्रैक्शन। फिगर मॉर्टिस क्या होता है? डेथ के बाद जो एटीपी लेवल है जब वो फॉल कर जाता है, जो ब्रिजेस जो हैं वो ब्रोकन डाउन नहीं हो सकते जिसकी वजह से वो बाउंड रहते हैं और जो मसल्स हैं वो स्टिफ रहते हैं, टाइट रहते हैं। तो इसको कहते हैं हम राइगर मॉर्टिस। तो ये कैसे जो एटीपी लेवल का फॉल होना, ब्रिजेस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, ये हम जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल को डिस्कस करेंगे तब आपको इसकी क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द केस ऑफ स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल। जब स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल होता है जो हमने अभी एक्सप्लेन करना है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में, मैकेनिज्म ऑफ द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में, तो इसमें लिखा है आई बैंड रिड्यूसेस इन लेंथ। आई बैंड लेंथ में कम हो जाएगी, जिस आई बैंड जिसमें सिर्फ एक्टिन प्रोटीन होती है। जी लाइन गेट क्लोजर टू, जो कि आई बैंड अगर लेंथ में रिड्यूस होगा तो जी लाइन जो है वो क्लोजर हो जाएंगी और एज जोन जो है वो डिसअपियर हो जाएगी। लेंथ ऑफ सार्कोमियर डिक्रीजेस हो जाएगा और लेंथ ऑफ ए बैंड जो है वो रिमेन्स द सेम। तो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इनको अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम इसका मैकेनिज्म
अंडरस्टैंड करेंगे। सो मैकेनिज्म ऑफ दिस मसल कॉन्ट्रैक्शन इज ए इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस। अब इसका मैकेनिज्म देखिएगा, ऑन रिसीविंग द नर्व इम्पल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया कि मोटर न्यूरॉन से जो इम्पल्सेस आती हैं दे बिहेव, दे कॉन्ट्रैक्ट द मसल एंड मसल जो है वो बिहेव करेंगे एज ए मोटर यूनिट। जो जितनी भी नर्व इम्पल्सेस आ रही हैं वो मोटर यूनिट के तौर पे काम करेंगी और वो स्टिमुलेट करेंगी मसल्स को। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे जो नर्व इम्पल्स रिसीव की जब मसल्स ने, नर्व इम्पल्स मूव हो जाएगी टू द टी सिस्टम से पहुंच जाएगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो ट्राइएड का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया इससे पहले। कैल्शियम गेट जो हैं जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रेजेंट होते हैं वो ओपन हो जाएंगे ऑन रिसीविंग द नर्व इम्पल्स, और कैल्शियम आयन रिलीज हो जाएंगे और वो बाइंड करेंगे विद ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन जो है वो डिस्प्लेस करेगा अपनी पोजीशन को, जिसकी वजह से ट्रोपोमायोसिन और एक्टिन भी अपनी जगह से डिस्प्लेस कर जाएंगे। तो मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन में प्रेजेंट होती हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। आफ्टर दिस क्या होगा कि जो मायोसिन हेड है उसके अंदर एडीपी और जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अटैच प्रेजेंट होते हैं, तो ये अटैच हो जाते हैं एक्टिन के साथ एट द मायोसिन बाइंडिंग साइट। एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है उसके साथ जाकर ये अटैच हो जाएगा। हेड के अंदर इस वक्त मौजूद है एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये उसके अंदर मौजूद है। तो ये क्रॉस ब्रिज इस तरीके से बन गया बिटवीन एक्टिन एंड मायोसिन। फिर क्या होगा, दिस एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट गेट रिलीज। जब ये रिलीज हो जाएंगे तो मायोसिन हेड जो है जो पहले इस पोजीशन में प्रेजेंट था वो अब रिलैक्स हो जाएगा। जब वो रिलैक्स हो जाएगा तो इट विल मूव लाइक दिस। इसको कहते हैं हिंज लाइक एक्शन। हिंज लाइक एक्शन, दैट इज हिंज लाइक एक्शन जो परफॉर्म करेगा मायोसिन हेड, जिससे उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगी। इसको कहते हैं पावर स्ट्रोक। पावर स्ट्रोक। एक्टिन मॉलिक्यूल या जो आई बैंड है वो स्लाइड करेंगे ओवर मायोसिन फिलामेंट, इसलिए कहते हैं आई बैंड जो है वो शॉर्टन हो जाएंगे और जो जी लाइंस हैं दे कम क्लोजर टू ईच अदर। तो जी लाइन एक दूसरे के पास आ जाएंगी इस स्लाइडिंग की वजह से, और इसके इसको स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल कहते हैं। तो ये बात भी इसमें याद रखनी है कि मूव कौन कर रहा है, मूव कौन कर रहा है, मूव एक्टिन मॉलिक्यूल कर रहे हैं, मायोसिन नहीं कर रही। तो एक्टिन मॉलिक्यूल जो है वो मूव करते हैं, किस साइड मूव करते हैं, इनर साइड पे मूव करते हैं। सो जब मसल रिसीव करेंगे एनर्जी फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लाइकोजन एंड द क्रिएटिनिन फॉस्फेट, ये जो एटीपी है ये मायोसिन हेड के साथ बाइंड करेगी, क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे एंड मायोसिन हेड डिटैचेस हो जाएगा। ये जो एटीपी है ये फिर यूटिलाइज होगी टू फॉर्म एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस एटीपी की हाइड्रोलाइसिस होगी, मायोसिन हेड कम्स टू इट्स ओरिजिनल शेप। अब ये सारा जो प्रोसेस है ये हम एक डायग्राम के थ्रू ऑब्जर्व करेंगे। सो हियर यू कैन सी इन द डायग्राम दैट मायोसिन हेड, जो नंबर 1 पे लिखा हुआ है यहाँ पे कि मायोसिन हेड हाई एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है और इसके अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रेजेंट हैं। स्टिमुलस इसको रिसीव हो चुका है और ये अटैच हो गया, क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो गई। फिर नंबर 2 डायग्राम में आप ये देख रहे हो कि दिस एडीपी एंड इनऑर्गेनिक जो फॉस्फेट है वो रिलीज हो जाएगा, जिसको पावर स्ट्रोक कहते हैं। तो मायोसिन जो हेड है वो पाइवोट्स करेगा एंड बेंड्स एज इट पुल्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट, स्लाइडिंग इट टुवर्ड द एम लाइन, यानी कि इनर साइड पे वो मूव करेगा एक्टिन फिलामेंट्स को। फिर जब एनर्जी रिसीव होगी फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लाइकोजन, फ्रॉम द क्रिएटिनिन फॉस्फेट, तो ये जो एटीपी है दैट गेट्स अटैच्ड विद द मायोसिन हेड, और एज न्यू एटीपी अटैचेस टू द मायोसिन हेड द क्रॉस ब्रिज डिटैचेस। इसीलिए जब एटीपी का लेवल फॉल हो जाता है आफ्टर डेथ, तो जो ये क्रॉस ब्रिज है ये ब्रेक डाउन नहीं हो पाता और फिर उसके बाद जो एटीपी है वो स्प्लिट हो जाएगी अगेन इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कॉकिंग ऑफ द मायोसिन हेड अकर्स, मायोसिन हेड जो है रिटर्न हो जाएगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, जिसको हम रिकवरी स्ट्रोक भी कहते हैं।
तो अब हम देखेंगे इसको diagrammatically the whole process again in by different slides. So here you can see the actin molecule over there. और जिस actin, ये है actin molecule, this one is troponin and this one is tropomyosin. और ये myosin binding sites हैं that are present on the actin molecule. अब होता क्या है कि जब स्टिमुलस आने के बाद जब कैल्शियम रिलीज होगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये जो कैल्शियम है that gets bind to the troponin molecule like this. तो troponin molecule से जब ये bind कर जाती है, उसके बाद क्या होगा, troponin जो है वो अपनी shape change करेगा. Calcium ion bind to the troponin and troponin changes its shape. उसके बाद ये shape change हो रही है. Troponin displace हो गया the tropomyosin and exposing the binding sites. जो myosin binding sites होती है actin पे वो expose हो जाएंगी. मायोसिन जो है ये अटैच हो जाएगी विद द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ऑन द एक्टिन फिलामेंट्स. आफ्टर दिस जब एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें से रिलीज हो जाएगा, तो ये पावर स्ट्रोक देगा और हिंज एक्शन परफॉर्म करेगा. दिस इज द हिंज एक्शन. The myosin had changed position to achieve a lower energy state and slide the actin filaments past the stationary myosin. Myosin जो है वो still रहती है और actin filament जो है वो move करेगी. After this क्या होगा कि जब energy receive होगी, जब ATP receive होगा और वो attach हो जाएगा myosin head से, तो ये जो cross bridge है ये detach हो जाएगा, ये टूट जाएगा और उसके बाद जब फिर hydrolysis हो जाएगी इस ATP की, तो जो रिकॉकिंग ऑफ द हेड्स यानी कि जो हेड्स हैं वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएंगे, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे. उसके बाद फिर जो कैल्शियम है वो वापस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कैल्शियम गेट्स में एंटर हो जाएगी, रीअब्सॉर्ब बैक इनटू द टी सिस्टम में एंटर हो गई, जिसको ट्राइएड भी कहते हैं. Troponin reverts its normal shape and the tropomyosin move back to block the myosin binding sites like this one. फिर जो फॉस्फोक्रेटिनिन है वो अगेन रीजनरेट करेगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. दिस इज हाउ द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन टेक्स प्लेस. तो एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है अभी हमने इससे पहले भी डिस्कस किया, दैट कम्स फ्रॉम द स्टोर्ड ग्लाइकोजन, दैट कम्स फ्रॉम द क्रेटिनिन फॉस्फेट और एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टिक एसिड. तो लैक्टिक एसिड जो कि फिर मसल फटीग कॉज करता है अगर एक्यूमुलेट हो जाए. जब ब्रेस्ट पे चले जाते हैं तो 1/5 द लैक्टिक एसिड जो है वो एरोबिकली उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है. उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी रिमेनिंग 4/5 लैक्टिक एसिड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगी एंड दिस ग्लूकोज देन अगेन एक्यूमुलेट एंड फॉर्म ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन फिर जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगा और इस ग्लूकोज से डायरेक्टली रेस्पिरेशन के प्रोसेस से, एरोबिक रेस्पिरेशन से भी हमें एनर्जी जो है वो मिल सकती है. नाउ द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल्स that they increase in size, increase in strength, they become more efficient, fatigue resistant. जो कैपिलरीज सराउंड करती हैं मसल्स को वो इंक्रीज हो जाती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज हो जाते हैं और मोर मायोग्लोबिन सिंथेसिस होती है ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा जो मसल्स हैं उनको ऑक्सीजन मिल सके और रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रह सके. अगर इमोबिलाइजेशन ही कम्प्लीटली हम मसल्स को मूव ना किया जाए उससे मसल वीक हो जाएंगे और सीवियर एट्रोफी हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज.